यार ये बड़ा कैसे? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जल्दी से आ जाइए। सही हूँ मैं, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज का। तो स्टूडेंट्स जुड़ते चले जा रहे हैं। टेस्ट का सिलेबस वगैरह सब आगे बता दिया जाएगा सही समय पे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो स्टूडेंट्स आ गए हैं और आप सब ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं
किस टेस्ट में क्या आएगा, सिलेबस क्या है, वो सब चीजें आपको बता दी जाएंगी सही समय पे। तो चलिए अभी मैं चैट रोक रहा हूँ, और जैसा मैं हर बार रिवीजन कराता हूँ, सत्यम पांडे जी रेज हैंड रेज करने से कुछ नहीं होगा, मैं किसी को यहाँ अनम्यूट नहीं करूंगा चलती क्लास में। चलिए चैट रोक रहा हूँ अभी। चलिए, तो जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं तो प्लीज जल्दी से वो ज्वाइन करें, ठीक है। तो जब तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं पिछले टर्म का क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ, जैसा मैं हमेशा लास्ट का क्वेश्चन कराता हूँ। तो जरा देखिएगा, ये पिछले टर्म का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें और इसके थ्रू मैं रिवीजन करा दूं। आज मैं फिर से आपको क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के दूंगा, क्योंकि पिछले टर्म पर एक क्वेश्चन हो पाया था। तो आज आप उन क्वेश्चंस को फिर से रीअटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। तो प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का एक क्वेश्चन आपको कराया था, तो उसी को ही अब हम लोग आगे रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं। P2 प्लस Q2 कन्वर्टेड इनटू 2PQ, ये क्वेश्चन था। इसकी मैकेनिज्म गिवन थी, और मैकेनिज्म में फास्ट स्लो फास्ट, जब आपने होमवर्क में क्वेश्चन किए होंगे तो वहां पे आपको दिख जाता है कि स्लो फास्ट की चिंता आपको नहीं करनी, वो क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। तो एज अ रिवीजन ये बात आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। किसी वजह से पिछले टर्म के क्वेश्चन कुछ नहीं बने ये वाले, तो आज फिर मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उनको आप दोबारा रीअटेम्प्ट करेंगे। तो कभी भी कोई चीज नहीं बनती है तो उसमें हमें सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, टीचर उनको दोबारा समझाएगा, चीजों को आप दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। P2 कन्वर्टेड इनटू P प्लस P, ये फास्ट स्टेप है। ये स्टेप कौन फास्ट है कौन स्लो है, ये आपको मैकेनिज्म में दिया रहेगा, ठीक है। P प्लस Q2 कन्वर्टेड इनटू PQ प्लस Q स्लो, P प्लस Q कन्वर्टेड इनटू PQ ये है फास्ट। ये सब कुछ आपको दिया रहेगा, और आपने होमवर्क के क्वेश्चन में देखा भी होगा कि ये दिया रहता है। अब बताइए, ये जो मेन रिएक्शन है हमारी, ये जो मेन रिएक्शन है, अब बताइए इस मेन रिएक्शन को कैसे आपने पहचाना कि ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके स्टेप दिए, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। जिस मेन रिएक्शन के स्टेप दिए हैं, इसका मतलब वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। जो सिंगल स्टेप होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, ठीक है। तो जरा बताइए, स्टेप 1 सिंपल रिएक्शन, स्टेप 2 सिंपल रिएक्शन, स्टेप 3 सिंपल रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन वो होती हैं जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती हैं, उनको हम लोग सिंपल रिएक्शन बोलते हैं। जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती हैं उनको हम सिंपल रिएक्शन बोलते हैं। और सिंपल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन, लोमा से मिलने वाला आंसर और रेट लॉ से मिलने वाला आंसर सेम होता है। मतलब उनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम पावर में लिख सकते हैं। ये बातें पिछले टर्म पर आपके साथ हुई थी। इसका मतलब स्टेप 1 सिंपल है, स्टेप 2 सिंपल है, स्टेप 3 सिंपल है, ये सारे स्टेप सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगली बात आपको रिवीजन के तौर पे सुननी है, सबसे पहले बताइए ये स्टेप 2 है, स्टेप 2 है, तो अपने ब्रेन से सोचिए कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है कॉम्प्लेक्स के लिए, स्लो स्टेप। तो हमने स्लो स्टेप पे क्या लगाया, रेट लॉ। तो हम किस पर गए, सेकेंड स्टेप पे गए। सेकेंड स्टेप की हेल्प से आपने ये लिखा, R बराबर के P इंटू Q2। के जो है वो सेकेंड स्टेप का रेट कांस्टेंट है, P की पावर हमने यहाँ 1 लिखा है, Q2 की पावर 1 लिखा है। तो किसी वजह से कोई स्टूडेंट पिछले टर्न पर नहीं था, या पिछले टर्न के क्वेश्चन में कुछ उसको दिक्कत आई, तो वो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। अब P की पावर 1 Q2 की पावर 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर P का कोफिशिएंट 1 था, Q2 का कोफिशिएंट 1 था। यदि सेकंड स्टेप में P का कोफिशिएंट 2 होता तो फिर हम P की पावर 2 लिखते, Q2 का कोफिशिएंट 1 होता 2 होता तो Q2 की पावर 2 लिखते, लेकिन दोनों के 1 1 थे तो ये लिखा। कोई आपसे पूछ लेता कि यार कैसे, तो आपने पावर में 1 लिखे, तो आप बोलिएगा स्टेप 2 एक सिंपल रिएक्शन का एग्जांपल है, इसलिए हम उसके कोफिशिएंट पावर में लिख सकते हैं। फिर क्या हुआ, P आ गया। P क्या है, इंटरमीडिएट। P इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट को यहां से हटाएंगे। किस स्टेप मैंने बोला था पिछले टर्न पर, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल ही आपको दिया होगा, वो तो आपने क्वेश्चन जब देखेंगे आपको खुद आइडिया लग जाएगा। स्टेप 1 आपको रिवर्सिबल ही दिया रहेगा। फिर हमने 11th क्लास की हेल्प से के इक्विलिब्रियम या केसी लिखा, तो P इंटू P अपॉन P2।
क्योंकि न्यूमरेटर में प्रोडक्ट आते हैं, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट आते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पी स्क्वायर इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इंटू पी टू। तो यहाँ से पी का कंसंट्रेशन आ गया के इक्विलिब्रियम इंटू पी टू। अब बताइए के इक्विलिब्रियम इंटू पी टू का ही अंडर रूट था, तो हमें पी की वैल्यू मिल गई। तो बताइए जब पी की वैल्यू मिल गई तो हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो बाई पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, जब इक्वेशन वन में हमने ये वैल्यू रखी तो आर इक्वल टू के अंडर रूट के इक्विलिब्रियम इंटू पी टू इंटू क्यू टू। ये अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर में हाफ। ठीक है, तो जब पावर में हाफ लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन किया तो ये आ गया के इंटू के इक्विलिब्रियम की पावर हाफ इंटू पी टू की पावर हाफ इंटू क्यू टू। ये बन गया। के क्या है, रेट कांस्टेंट। के इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैथ क्या कहता है, दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये हो गया के डैश। तो हमने इसको हटा दिया, एक नया कांस्टेंट एज्यूम कर लिया के डैश। तो आर इक्वल टू के डैश पी टू इंटू क्यू टू। मतलब यदि आपसे रेट इक्वेशन पूछी जाती तो ये आंसर हो जाता, रेट इक्वेशन का आंसर ये हो जाता। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, ऑर्डर। तो P2 की पावर कितना है, हाफ। Q2 की पावर कितना है, 1। तो ये ऑर्डर हो गया 3/2। तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर आ गया 3/2। फिर एक क्वेश्चन और रिवीजन पे देख लेते हैं। ये भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका फर्स्ट स्टेप स्लो है। तो स्लो स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग। हमने स्लो स्टेप से लिखा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, फर्स्ट स्टेप से R इक्वल टू के NO2 इंटू F2। इसीलिए तुरंत दोनों को कंपेयर कर ही दे रहा हूँ। NO2 की पावर हमने 1 लिखा, F2 की पावर 1 लिखा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप कैसा है, सिंपल रिएक्शन। सेकंड स्टेप कैसा है, सिंपल रिएक्शन। ये वाली जो मेन रिएक्शन है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स। मेन रिएक्शन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप एक सिंपल रिएक्शन का एग्जांपल होता है। सिंपल रिएक्शन के लिए कोफिशिएंट हम पावर में लिख सकते हैं। तो नो इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट। इंटरमीडिएट कैसे पहचानते हैं, मेन रिएक्शन में जो ना तो रिएक्टेंट हो और जो ना प्रोडक्ट हो। मेन रिएक्शन में जो ना रिएक्टेंट हो ना प्रोडक्ट हो, वो चीज है इंटरमीडिएट। तो यहाँ NO2 भी हमारा रिएक्शन का पार्ट है, मेन F2 भी है, तो किसी को भी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब नो इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट। तो इसका मतलब किसी को रिप्लेस नहीं करना, तो सीधे आंसर आ गया। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं होमवर्क में, फिर इन क्वेश्चंस को आप करिएगा। अब आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होमवर्क में भी आ चुका है। एक बार आप यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको टाइम दे रहा हूं, आपको रेट इक्वेशन पता करनी है, उसके बाद ऑर्डर पता करना है। ठीक है, तो ये आपका सामने क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करिए, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, अभी क्वेश्चन आपके सामने है, ये अटेम्प्ट करिए। दिव्या सुरोही का आंसर 1 आया है, ठीक है, अच्छी बात है। इन बच्चों ने 100% होमवर्क किया है, तो वो लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात। आर्यन, आदित्य, वर्षा 1 आंसर, भव्य, वैभव, नामिका 1, सौम्या त्रिपाठी 1, ठीक, प्राची, ठीक है। मैं पूरा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताऊंगा, और मैं हर बच्चे को ये चीज बोलना चाह रहा हूँ। आप एक्सरसाइज 2 गए होंगे, आपने देखा होगा रिसेंट 2-3 ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। और मैं इसीलिए हमेशा डिस्कस करता हूँ। अब देखिए 5 से 7 मिनट मेरे इसी चीज में चले जाते हैं। 11:15 पे क्लास स्टार्ट कर दी थी, 7-8 मिनट तक पूरा रिवाइज करा दिया पिछला टर्म। टेस्ट में क्या आएगा वो नेक्स्ट वीक बता दिया जाएगा। टेस्ट में कहाँ तक केमिकल काइनेटिक्स आएगा नेक्स्ट वीक तक बता दिया जाएगा, लेकिन आएगा स्टार्टिंग से बिल्कुल। चलिए, तो अब मैं चैट रोक दी है मैंने, आंसर काफी स्टूडेंट्स के 1 आए। तो अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। इसको मैंने नाम दे दिया स्टेप 1, इसको नाम दे दिया स्टेप 2। स्टेप 1 और स्टेप 2। अब हम गए फ्रॉम स्टेप 2। क्यों गए स्टेप 2 के पास, क्योंकि ये स्लो स्टेप है।
इसका मतलब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो वहां से लिखा तो R इक्वल्स टू K3। अब जरा देखो सेकंड स्टेप में रिएक्टेंट के रोल में कौन है, ओजोन, तो O3 इंटू O। और देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल अब आपके सामने आ गया। अब आपको जवाब भी मिल जाएगा कि इंटरमीडिएट क्यों हटाते हैं। अब आपको इस बात का जवाब भी मिल जाएगा इंटरमीडिएट क्यों हटाते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल है तो क्यों, उसका भी जवाब दे रहा हूं आपको। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझना। O3 मेन रिएक्शन का पार्ट है, O2 मेन रिएक्शन का पार्ट है, लेकिन O जिसको क्या आप लोग बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। और इनऑर्गेनिक की नॉलेज से बताएं, नेसेंट ऑक्सीजन क्या है, हाईली अनस्टेबल। नेसेंट ऑक्सीजन हाईली अनस्टेबल। तो अब हमारे पास एक लॉजिकल आंसर अवेलेबल है कि हम इंटरमीडिएट क्यों हटाते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन हाईली अनस्टेबल है। तो ये हो गया इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट को हम हटाएंगे किसकी हेल्प से, फर्स्ट स्टेप, मतलब उसकी सप्लाई कहां से हो रही, फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप से सप्लाई हो रही, तो अब स्टेप 1 से लिखेंगे, तो फ्रॉम स्टेप 1। अब हम लोगों ने स्टेप 1 से लिखा, तो जब स्टेप 1 से लिखेंगे तो हमें लगाना पड़ेगा अपना 11th क्लास की नॉलेज, के इक्विलिब्रियम या केसी। तो केसी गए स्टेप 1 में, तो ये हुआ O2 इनटू नेसेंट ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अपॉन ओजोन का कंसंट्रेशन। तो बताइए यहां से यदि हम रीअरेंजमेंट कर दें तो नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगा के इक्विलिब्रियम इनटू O3 अपॉन O2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 के पास गए तो देखिए वहां पे रिप्लेस किया, R इक्वल्स टू K3 इंटू O3 इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू O3 अपॉन O2। नेसेंट ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया। तो यदि किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में दिक्कत रही हो, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन होमवर्क में भी मिला था, तो वो इसको यहाँ ध्यान से समझ लेगा। हम नेसेंट ऑक्सीजन को इसलिए रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि वो अनस्टेबल है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम अनस्टेबल चीज नहीं लिखते, या तो रिएक्टेंट होगा या कुछ रेयर केसेस में प्रोडक्ट होगा, और वो रेयर केस भी अब आपके सामने है। अब इसको हम लोग यहाँ पर देखें तो इसको एक जगह कलेक्ट कर लिया, तो R इक्वल्स टू K3 इंटू के इक्विलिब्रियम O3 का स्क्वायर अपॉन O2। अब इसी जगह थोड़ा सा आपसे 11th पूछ रहा हूँ, के इक्विलिब्रियम पिछले टर्म पर मैंने भी लिखा था KF अपॉन KB। KF इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, KB इज द रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए कितना है, K1 और K2। तो यदि हम यहाँ रख दें तो हमारे क्वेश्चन में K1 और K2 है। ये भी आप 11th में जब लोमा लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ते हैं उस दौरान बताया जाता है। तो ये एक एडिशनल नॉलेज हुई। तो अब यहाँ पर यदि हम वैल्यू रख दें तो आ जाएगा R इक्वल्स टू K3 इंटू K1 अपॉन K2, O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1। देखा जाए तो हम आंसर इसी जगह बता सकते हैं, लेकिन फिर भी एक एडिशनल यदि इसमें स्टेप हम लोग कर लें तो एडिशनल स्टेप ये है कि इस पूरे की जगह हमने एक नया कांस्टेंट मान लिया K डैश। तो यहां से हम लिख सकते हैं R इक्वल्स टू K डैश O3 की पावर 2 O2 की पावर -1। ये बन गया। इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा जाता व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओजोन, विद रिस्पेक्ट टू ओजोन, तो आंसर होता 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू O3 यदि पूछा जाता तो आंसर होता 2। एक्सरसाइज 3 में ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा गया है।
कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर उस क्वेश्चन में मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा, क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर देखते हैं। तो यदि पर्टिकुलर ओजोन के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो 2, लेकिन ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाएगा 2 - 1, तो ये बन जाएगा 1। तो ओवरऑल ऑर्डर जो आया रिएक्शन का वो आ गया यहाँ पर आपका 1। तो ये देख लीजिए। और ये एक ऐसा स्पेशल केस है जहां पर आप पाएंगे कि प्रोडक्ट भी उसमें प्रेजेंट है रेट लॉ एक्सप्रेशन में। तो ये रेट इक्वेशन आ गई। तो क्या सर वो रेट इक्वेशन पूछ सकता है? बिल्कुल। तो रेट इक्वेशन पूछेगा तो R इक्वल्स टू K डैश O3 की पावर 2 या O2 की पावर -1, या K डैश की जगह K3 K1/K2 भी लिख सकता है। तो ये पूरा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। मैच कर लीजिए। जिन बच्चों ने ओवरऑल आंसर सही निकाला अच्छी बात है, जिनसे क्वेश्चंस नहीं बने आज मैं दोबारा इस तरीके क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स के दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये पूरा प्रॉपर सोल्यूशन है तो ये आपको हैंड आउट में मिल जाएगा। अब एक अगला टॉपिक हम लोग चालू करने चल रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी। गौरव भारद्वाज जी हैंड रेस अभी यहाँ ना करें आप। तो जैसा मैं पहले बोल चुका हूं आप सभी को कि जो भी डाउट है वो सब मैं कवर कर दूंगा। मैं बार बार इस चीज को बोले दे रहा हूँ। 16 ईयर फिजिकल केमिस्ट्री को दे देने के बाद एक छोटे छोटा डाउट लेक्चर में कहीं ना कहीं कवर कर दूंगा। ठीक है, कहीं ना कहीं वो चीज कवर हो जाएगी। जो भी उसके बाद भी मन में डाउट रह जाता है, कोई एक्सरसाइज सीट का डाउट रह जाता है, वो आप LN+ पे डाउट भेजिए। बाद में मैं चैट ऑन करता हूँ, उस दौरान आप अपना डाउट पूछ लीजिए, तो वो लास्ट में लेक्चर तक आते आते मैं डाउट बता दूंगा। लेकिन चलती क्लास कोई भी यहाँ डिस्टर्ब करने की परमिशन मैं किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि वैसे भी 1 आवर की क्लास होती है, इतनी छोटी क्लास होती है। अगला टॉपिक चालू करने चल रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी मैं स्टार्ट करूं उससे पहले एक बहुत छोटी सी चीज सारे स्टूडेंट से पूछ लेना चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन आपको बेटा दिए गए थे इसके, उन सबको आप जाकर आज दोबारा अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और होमवर्क बहुत कम दूंगा। तो यस सर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आज दोबारा जाके उनको री अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि होता क्या है, हमेशा अपनी पढ़ाई के 2 प्रोसेस होते हैं। मैं आप सबको बता दूं बेटा, जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के हमेशा 2 प्रोसेस होते हैं। एक होता है लर्निंग और दूसरा होता है परफेक्शन। ये जब हम लोग करते हैं तो ये है लर्निंग। अभी परफेक्शन नहीं आएगा। जब 1 बार 2 बार 3 बार इस तरीके क्वेश्चन कर लोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये नहीं कि जरा सा बिल्कुल डाउट आया तुरंत हाथ खड़ा करने लग गए। पेशेंस रखिए चीजों में। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग यहीं। और जैसा मैं पिछले टर्न पर आपको बोल चुका था कि कोई भी दिक्कत आती है, मतलब आपको सपोज करो आवाज नहीं आ रही या आपको वीडियो नहीं आ रहा, तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन जरूर चेक किया करें। हमारी तरफ से यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं अब हम लोग अगले टॉपिक की। चैट में रोक रहा हूं। मैंने जैसे बोला है कि जो बात मुझे बोलनी है मैं चैट ऑन करके बोल दिया करूंगा। और मैं हर स्टूडेंट से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्लासों को बहुत ध्यान सुने। हैंड रेज करके कोई बेनिफिट नहीं, मैं उसको वो आप हाथ नीचे ही रखिए, क्योंकि मैं किसी को अनम्यूट यहाँ नहीं करने जा रहा हूँ। मैं बार बार इस चीज को बोल देता हूँ, क्योंकि इतने बार चीज समझाने के बावजूद भी आप ध्यान से यदि नहीं सुन रहे, आपका दिमाग इधर उधर भटकता है, तो उसके लिए फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए फिर आप डाउट पे भेजिए कि ये वाली डाउट है। आप देखिए, मैं 10 मिनट मेरा रोज जाता है रिवीजन कराने में। पिछला क्वेश्चन 1 आवर की क्लास में मेरा 5 to 7 मिनट मिनिमम जा रहा है। मैं किसके लिए रिवीजन कराता हूँ? आप लोगों के लिए कराता हूँ कि ठीक है पिछले टर्न पर कोई डाउट रह गया तो मैं उसको क्लियर कर दूं। डाउट आपके जो डिस्कस होंगे वो उसी LN+ के ऐप पे होंगे। यहाँ पे अभी मैं मॉड्यूल डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। टेस्ट का सिलेबस नेक्स्ट वीक बता दूंगा। बार बार स्टूडेंट चैट बॉक्स में लिखकर पूछते हैं कि सर टेस्ट का सिलेबस बता दीजिए। टेस्ट का सिलेबस नेक्स्ट वीक बताऊंगा, क्योंकि अभी टेस्ट में बहुत टाइम है। आज 3 जून हुआ है, समझ रहे हैं। चलिए मॉलिक्यूलरिटी स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग अब तैयार हो जाएं। मॉलिक्यूलरिटी एक अगला टॉपिक, थ्योरेटिकल टॉपिक। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन टॉपिक मतलब कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें एक इसका क्वेश्चन आ सकता है। चलिए मॉलिक्यूलरिटी पे आते हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इसका ड्रॉबैक जैसे ही आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इसका क्वेश्चन क्यों आज तक नहीं पूछा गया। जब आप एक्सरसाइज 2 आज दोबारा देखोगे, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको मॉलिक्यूलरिटी का नहीं मिलेगा, तो आप समझ जाओगे कि मॉलिक्यूलरिटी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। लेकिन फिर भी पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी में।
दूसरी चीज, जो बच्चों ने कुछ एक दो बच्चों ने आज भी लिखा और पिछले टर्म पर भी चैट में लिखा था, क्या सर एनसीईआरटी पढ़नी है? तो अभी मेरा जवाब है नहीं। कुछ बच्चों ने पिछले टर्म पर लिखा था, क्या सर केमिकल काइनेटिक्स की एनसीईआरटी पढ़ें? तो मेरा जवाब है अभी अभी नहीं, जब होगा तब बता दिया जाएगा। क्योंकि होता क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। सर दर्द की भी मेडिसिन आती है और पेट दर्द की भी मेडिसिन आती है। सर दर्द की मेडिसिन से पेट दर्द नहीं सही हो सकता। मतलब मेरा कहने का ये है कि सपोज बायोलॉजी के अंदर आप एनसीईआरटी की एक लाइन बाय लाइन को समझते हैं, सर एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में वो जरूरी नहीं है। जो चैप्टर आएगा जिसमें इसकी एनसीईआरटी जरूरी होगी, मैं खुद आपको बोल दूंगा। एनसीईआरटी का सारा जरूरी कंटेंट मेरे लेक्चर्स में कवर रहेगा। एनसीईआरटी का, मैं सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी का हर जरूरी कंटेंट मेरे लेक्चर में कवर रहेगा। तो अभी आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं है। इनऑर्गेनिक में हो सकती है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ऑर्गेनिक में हो सकता है, पॉलीमर हो सकता है, लेकिन जब मैं कहूं, मैं खुद बोलूंगा अपने फिजिकल में कुछ ऐसे चैप्टर आएंगे जहां भी वाला पेज पढ़ लीजिए, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? वो सब मैं बताता चलूंगा। तो चलिए मॉलिक्यूलरिटी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम समझेंगे, क्योंकि पता नहीं रहता है। कई बार पेपर ऐसा बना दिया जाता है कि एक्सपेक्टेशन से आसान आ जाता है, और एक्सपेक्टेशन से आसान आता है तो हम वो चीजें छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं। तो हमें उसके लिए भी उन टॉपिक को कवर करना है, ठीक है? मॉलिक्यूलरिटी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस। और आसान बोलूं, रिएक्टिंग स्पीसीज, मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये देख लीजिए, ड्रॉबैक मिल गया यहीं पे, यहीं पे ही ड्रॉबैक मिल गया, इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ड्रॉबैक मिल गया कि मॉलिक्यूलरिटी, जब बहुत साल पहले साइंटिस्टों ने इसको सोचा, उस समय रिएक्शन बहुत सिंपल होती थी, मतलब सिंगल स्टेप होती थी। इतनी ज्यादा रिएक्शंस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी पता चली, जो अभी आपने क्वेश्चन में भी देखा। तो ये मॉलिक्यूलरिटी वहां पे फेल हो गया। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि एक्सरसाइज 2 में लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन में मॉलिक्यूलरिटी का क्वेश्चन नहीं दिखेगा। लेकिन मैंने फिर कहा, क्वेश्चन नहीं आया उस टॉपिक का, जरूरी नहीं कि नहीं आए, क्योंकि एनसीईआरटी में तो है ही। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम लोग काम भर का इसको पढ़ लेंगे, बिल्कुल काम भर का, ज्यादा नहीं समय खराब करेंगे, ठीक है? तो जितने भी मॉलिक्यूल है, सपोज करो एक टाइप का मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलरिटी हो गई 1। अब दो दो मॉलिक्यूल आगे कोलाइड कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2। तो जरा देखो NH4NO2, NH4NO2, चलो जरा अपने ब्रेन से, मुझे मत नहीं बताना, अपने ब्रेन से NH4NO2 का जरा सोचो नाम, NH4NO2। यदि दिमाग अमोनियम नाइट्रेट बोल रहा है तो गलत है, NH4NO2 होता है अमोनियम नाइट्राइट। तो अमोनियम नाइट्राइट को जब हमने हीट किया तो नाइट्रोजन गैस और H2O बना। अब इसमें कितने टाइप के मॉलिक्यूल है? एक ही टाइप का तो है, यही टूटेगा, इसी का ही थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 1। और जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है वो यूनिमॉलिक्यूलर होते हैं। जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है वो यूनिमॉलिक्यूलर होते हैं। क्या सर कोलाइड करने वाले आयंस हो सकते हैं? बिल्कुल, आप डेफिनेशन में देखिए, आयंस हो सकते हैं। क्या सर ये एटम्स हो सकते हैं? बिल्कुल एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इसका मतलब आयनिक रिएक्शन में आयंस भी हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बस एक सिंपल चीज बता लें कि जब हमारे सामने कोई रिएक्शन आती है और उसके बगल में सिंगल स्टेप लिखा है, तभी उसकी मॉलिक्यूलरिटी हम बता पाएंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं होता। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखो, 2HI। अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल HI के कोलाइड किए होंगे तो किसमें टूटे? H2 और I2 में। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2। तो जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी उनको क्या बोलेंगे? बाई मॉलिक्यूलर। जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी उसको यूनिमॉलिक्यूलर। जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी उसको बाई मॉलिक्यूलर। तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सीधे कोफिशिएंट देखना है। HI का कोफिशिएंट कितना था? 2। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2। NH4NO2 का कोफिशिएंट कितना था? 1। अब अगला डाउट, क्या सर जब भी मॉलिक्यूलरिटी पूछी जाएगी तो क्या ब्रैकेट में उसके एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप लिखा होगा? बिल्कुल बेटा, मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की यदि पूछी जा रही है तो या तो वो आपकी पहले से पढ़ी हुई होगी रिएक्शन, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक की, तो आपको उसकी मैकेनिज्म पता होगी या पता होगा सिंगल स्टेप। अदरवाइज अननोन रिएक्शन बेटा इसमें नहीं है। अब इसी तरह जरा देखिए, 3 मॉलिक्यूल आ जाए, 2NO। अब जरा देखिए यहाँ पर कितना था? 2। यहाँ पे कितना था? 1। तो 2 + 1 मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 3। तो क्या हो गया? ट्राई मॉलिक्यूलर।
तो मॉलिक्युलरिटी 3, तो ट्राई मॉलिक्युलर, मॉलिक्युलरिटी 2 बाई मॉलिक्युलर। तो आप खुद ड्रॉबैक समझ गए होंगे। पहला ड्रॉबैक आपको दिख गया, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए वैलिड है। तो क्या सर ये बहुत ज्यादा पुराना टॉपिक था? बिल्कुल बेटा, जब केमिस्ट्री शुरुआत हुई थी तो रिएक्शंस का क्लासिफिकेशंस जो साइंटिस्ट करते थे वो मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पे करते थे, और मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पर करते थे कि ये रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है कि ये रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर है। लेकिन बाद में उनको पता चला कि यार ये उनका कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे उनका कॉन्सेप्ट नहीं लगता। तो इसका मतलब उस समय बेटा ज्यादा एक्सपेरिमेंट तो होते नहीं थे। तो अगला ड्रॉबैक देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अगला ड्रॉबैक क्या है, क्यों हम इसका इतना यूज नहीं होता आजकल। देखिए अगला ड्रॉबैक मिल गया, स्टार लगा रहा हूं। मॉलिक्युलरिटी इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब आपने रिएक्शन देखी 2+1 जोड़ दिया 3, लेकिन ये आप तभी कर पाए जब मैं आपको बताऊंगा कि ये रिएक्शन क्या है, सिंपल ब्रैकेट में लिख के दूंगा एलिमेंट्री रिएक्शन, तब आप मॉलिक्युलरिटीज की यहाँ पर 3 बोल पाएंगे, जो आपके सामने एग्जांपल लिखा है। मॉलिक्युलरिटी हमेशा इंटीजर में होगी, मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ये पॉइंट को जरा आप समझना, मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। जरा बताइए, ये रिएक्शन स्टार्ट होगी तो NH4NO2 का जो मॉलिक्यूल होगा वो तो पूरा का पूरा होगा ना, एक मॉलिक्यूल, तो जीरो तो नहीं हो सकते। तो मॉलिक्युलरिटी तो क्लियर होगी, जीरो तो नहीं होगी। दूसरी बात फ्रैक्शनल, जैसे सपोज करो हम लोग लिख देते हैं कई बार ½ H2 प्लस ½ I2 कन्वर्टेड इनटू HI। सपोज ये मैंने आपके सामने लिखा, यदि मैं केमिस्ट्री के हिसाब से देखूं तो सही लिखा है। बहुत बेटा आप जरूरी बात यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मॉलिक्युलरिटी क्यों फ्रैक्शनल नहीं होती, तो उसको जरा ध्यान सुनिएगा। आपने लिखा सब कुछ बैलेंस केमिस्ट्री के हिसाब से ही लिखा है, लेकिन आप प्रैक्टिकली बताइए H2 का हाफ मॉलिक्यूल नहीं होता, I2 का हाफ मॉलिक्यूल नहीं होता। आप रेस्टोरेंट में हाफ प्लेट यदि कोई चीज ऑर्डर करते हो तो क्या वो प्लेट को आधा तोड़ के लाता है? अमाउंट कम कर देता है, आप बोलते हो यार ये हाफ प्लेट दे देना, तो ऐसा थोड़ा कि प्लेट आधी काट के लाता है आरी से, कि प्लेट आधी करके। प्लेट तो पूरी आएगी, छोटा अमाउंट आएगा, छोटी प्लेट। तो मॉलिक्यूल हाफ नहीं होता ना I2। ठीक है, हम जब भी अपने यहां पर बात करते हैं तो ऐसे बात करेंगे। तो हमारे केमिकल काइनेटिक्स में ये चीज काम की जैसे लिखी हुई है। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं होगी, मॉलिक्युलरिटी हमेशा इंटीजर में होगी, और जीरो कभी नहीं होगी। ये बात हो गई। तो जरा ब्रेन में रिपीट करना, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्युलरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस पर वैलिड है, मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए वैलिड है। क्या सर क्वेश्चन में एलिमेंट्री लिखा रहेगा? बिल्कुल। यदि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं होगी, निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कभी निगेटिव नहीं होते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कोलाइड करने वाले हो कभी जीरो नहीं होते, मॉलिक्युलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं होगी। क्योंकि आप लिखने को केमिस्ट्री में हाफ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन लिख सकते हो, लेकिन नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल तो N2 के ही फॉर्म में होगा। ठीक है, ये बात आ गई। एलिमेंट्री रिएक्शन यदि है तो मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है। जैसे ये सपोज करिए मैंने लिखा यहाँ पर, ये लाइन समझना, जैसे A प्लस B कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोडक्ट, और मैंने स्टूडेंट से बोल दिया कि बेटा ये सिंपल रिएक्शन है। अब आप बताओ सिंपल रिएक्शन है, रिवीजन की बात है, आपको बताना पड़ेगा R इक्वल्स टू K इंटू A इंटू B, R इक्वल्स टू K A इंटू B, A की पावर 1 B की पावर 1। और बेटा जरा एक बार मुस्कुराते हुए बता दो जल्दी से, अपने ब्रेन को बताओ जल्दी, A की पावर 1 B की पावर 1 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे सर ने हमें बोला कि ये रिएक्शन क्या है, सिंपल या सिंगल स्टेप। होमवर्क में देखा होगा एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन में एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हुआ था, तभी आप उसका रेट लॉ लिख पाए थे, तो ये आपने लिखा। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आ गया? 1+1, ये हो गया 2। क्या सर हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपसे पूछेंगे कि वो सिंपल है? नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं
वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में हम उनको सिंगल स्टेप ही मानते हैं। तभी तो 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में बेटा आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगा पाते थे और कोफिशिएंट को पावर में लिख पाते थे। ठीक है, ऑर्डर इसका 2 हो गया। आप जरा बताओ इसी की मैं मॉलिक्युलरिटी पूछूं तो आपने तुरंत तो सबसे पहले ये देखा कि सिंपल है। जैसे मैंने बोला मॉलिक्युलरिटी बताओ तो आपने कहा सर नेचर बताओ। कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल, तो मैंने कहा सिंपल। जैसे मैंने बोला सिंपल या एलिमेंट्री है तो तुरंत आपने कहा अब सर हमें अधिकार है, अब हम इसकी मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं। अब यदि मैं यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी पूछूंगा तो आप बोलेंगे कि सर मॉलिक्युलरिटी यहाँ पर जो आप पूछ रहे हैं तो उसके लिए तो हम 2 बताएंगे। हमने कहा क्यों? तो आपने कहा कि सर मॉलिक्युलरिटी फाइंड करते समय आपने बताया कि सीधे कोफिशिएंट देख लो। तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1 और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। एक मॉलिक्यूल किसका ए का, एक मॉलिक्यूल किसका बी का, तो ये कितने हो गए। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी कैसा कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल। क्या सर लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चन आया? नहीं। क्या सर नहीं आ सकता? ये तो कोई नहीं बता सकता, आ भी सकता है। मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्युलरिटी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। क्या सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं जब इस चीज को खत्म करूंगा तब आपसे चीजें पूछ लूंगा। अभी बिल्कुल मैं इसीलिए इतनी कई बार रिपीट करता हूँ बेटा। आप देख लीजिएगा जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, पूरी फिजिकल 12th की भी पढ़ानी, तो आपको खुद लगेगा सर कई बार चीज को उसको रिपीट कर देते हैं जहां डाउट आता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब वो क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, वो क्या बातें हैं जो मुझे ध्यान रखनी है, तो वो कैसे पता चले जरा देखो। बिल्कुल एक बढ़िया स्लाइड आपके सामने, एक जरूरी स्लाइड आपके सामने इस समय है, उसको देखिएगा। मॉलिक्युलरिटी पर क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप ऑफ मैकेनिज्म इज डिफाइंड सेपरेटली। ईच स्टेप, ईच हर स्टेप की बता सकते हैं मॉलिक्युलरिटी, हर स्टेप की बेटा मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं। क्योंकि आज देखो बेटा इतना रिवीजन कराया, हर स्टेप सिंपल है। स्टेप 1 भी सिंपल था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, स्टेप 2 भी, और सिंपल के लिए तो मॉलिक्युलरिटी डिफाइन है। तो क्या सर हम हर अलग अलग स्टेप की मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स में? बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल मीनिंगलेस। तो टोटल मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगलेस। देखते रहिए, टोटल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी मीनिंगलेस है। ठीक है, ये हमने इसीलिए बिल्कुल यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। तीसरी बात जो अभी तक मेडिकल में तो नहीं लेकिन जेई मेंस में आई है, पूछा गया है कि मॉलिक्युलरिटी की मैक्सिमम वैल्यू जनरली कितनी होती है, और यदि इतनी होती तो क्यों। उन्होंने इसे रीजन करके पूछा था। तो ये अब जरा देखिएगा, ये पॉइंट आपसे डिस्कस कर, थर्ड पॉइंट अभी तक एग्जाम में आया है। और ये सब प्रॉपर पीडीएफ आपको अभी पिछले भी 2 टर्नों में आपने देखा होगा कि पीडीएफ वगैरह बिल्कुल प्रॉपर आपको सेंड कर देता हूँ, होमवर्क भी लिखा रहता है। वो सब मेरी जिम्मेदारी। आप स्लाइड बना, स्लाइड के प्रेजेंटेशन सबसे समझ जाएंगे कि सर हमारे साथ कर रहे हैं मेहनत। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर। ऑर्डर तो ठीक है, सिंपल जब रिएक्शन की बात हो रही है तो सिंपल रिएक्शन की तो जो मॉलिक्युलरिटी होती है वही ऑर्डर होती है। यदि मैं कहूँ कि इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 2 है, जरा बेटा बता ना, मैंने कहा इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 2 है, तो आपका दिमाग क्या बोलना चाहिए? यदि सर ने बोला इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 2 है तो सबसे पहले तो वो रिएक्शन सिंपल है। अदरवाइज सर बोल ही नहीं पाते कि वो मॉलिक्युलरिटी 2 है, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी तो सिंपल रिएक्शन के लिए बोला जाता है, और सिंपल रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी होती है वही तो ऑर्डर होती है। अभी ऊपर समझाया, सिंपल रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी है वही ऑर्डर है, क्योंकि उसमें कोफिशिएंट तो पावर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो थर्ड, जो भी पॉइंट की मैं ये थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये सिंपल रिएक्शन के लिए है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ सिंपल रिएक्शन इज 3। अब जरा सुनना यहाँ ध्यान, बिकॉज चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, ये अपने आप में पूरा एक टॉपिक है। आगे आएगा कोलिजन थ्योरी, वहां टर्म समझाऊंगा इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर इज 3 बिकॉज चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल इज वेरी रेयर। देखिए क्या है इफेक्टिव कोलिजन, तो मैं कोलिजन थ्योरी में पूरा लूंगा, अच्छे तरीके से क्वेश्चन उसके आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना बता दे रहा हूं, ऐसा कोलिजन जिससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है वो कहलाता है इफेक्टिव कोलिजन। ऐसा कोलिजन जिससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। इतनी चीज आप समझ लीजिए अभी के लिए। ठीक,
तो क्या है मैक्सिमम वैल्यू कितनी 3। अब जरा समझिए, ये देखो मॉलिक्यूल है, साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए सिंपल रिएक्शंस के ऊपर, पाया कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल हो सकते हैं, 4 भी आ जाए टकराने के लिए, और हो सकता है थोड़ा सा टकरा भी जाए, बहुत रेयर रहता है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनता। प्रोडक्ट अभी तक जो बना है, आप देखना स्क्रीन पे, ए बी सी, मतलब 3 मॉलिक्यूल मैक्सिमम अभी तक टकराए हैं, चौथा हो सकता है टकराए, लेकिन हो सकता है प्रोडक्ट ना बने। तो 3 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली टकराते हैं, और जरा आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्री रिएक्शन, जो साइमल्टेनियसली कोलाइड करें उसको हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। तो जरा बेटा एक लास्ट पॉइंट बता दो जिस पर जेई मेंस ने क्वेश्चन पूछा है, कोई आपसे कहे कि एक रिएक्शन है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या 3 से ज्यादा हो सकती है, यदि वो मॉलिक्यूलरिटी बोल रहा है बेटा, तो वो ये मान के चल रहा है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक सर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के क्या हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, हर स्टेप के भी एग्जांपल लूंगा। अब जरा देखो, ये थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसा मैंने कहा था एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है कैसे है वो मेरी जिम्मेदारी है। अब ये पॉइंट आपके बहुत काम के, जरा देख लीजिए, क्योंकि अभी आप नहीं सुनेंगे तो आगे डाउट में पूछेंगे। ये मैंने एनसीईआरटी से पूरी की पूरी लाइन उठाई है, बिल्कुल एज सच। अब जरा इनमें देखिए कौन कौन से पॉइंट सही है, ये बता दे रहा हूँ, कौन सा पार्सली सही वो भी बता दूंगा। अब ये फर्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी से बिल्कुल एज सच लिया, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। देखो कंपेरिजन हो रहा है, यदि बोर्ड एग्जाम में 2 डिफरेंस लिखने के लिए आगे भविष्य में आ जाए तो ये डिफरेंस कंपैरिजन भी हो जाएगा, क्योंकि 2 ही डिफरेंस वहां जनरली लिखने के लिए आते हैं। तो ऑर्डर कैसा कॉन्सेप्ट था? एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि रेट लॉ से आता था, और रेट लॉ किससे आता है? एक्सपेरिमेंटल। ठीक, ऑर्डर कैसा हो सकता है? जीरो, फ्रैक्शनल, ये सब हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, कैन नॉट बी जीरो, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता, नेगेटिव तो बात ही बात अलग ही बात है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस समझ में आ गया, ये एक तरीके से कंपैरिजन चल रहा है किसका? ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का। ठीक है, अब अगली बात, order is applicable to elementary as well as complex reactions। ये कंपैरिजन चल रहा है, इसका मतलब 2 डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए, आप तुरंत झट से लिख दोगे। पहला क्या लिखोगे कि ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, मॉलिक्यूलरिटी इज अ थियोरेटिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। साथ साथ बोल दोगे कि ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ठीक है, तीसरा, ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जरा बताओ, आज पूरा ये डिस्कशन हुआ, एक बार फिर से दिखा दूं। ये देखो, ये क्वेश्चन था, ये रिएक्शन कैसी थी? कॉम्प्लेक्स। इसका बाकायदा हम लोगों ने लास्ट में ऑर्डर निकाला था, बनाया था। इसका मतलब ऑर्डर तो कॉम्प्लेक्स पे भी लगता है, सिंपल भी लगता है, तो इसका मतलब ऑर्डर की यूटिलिटी ज्यादा है। तो बेटा इसी जगह आप मुझे बता दो, आपसे कोई पूछे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में ज्यादा रिलायबिलिटी किसकी है, मोर अथेंटिक कौन है, आप बोलोगे ऑर्डर। क्यों? क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, हर जगह एप्लीकेबल है, एलिमेंट्री पर भी और कॉम्प्लेक्स पे भी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ओनली एप्लीकेबल फॉर, यही हम लोगों ने ऊपर बोला था। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग, खुद ये मान रहे हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एज सच कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, यही हम लोगों ने यहाँ बोला था। देखिए अब देखो बेटा, तीसरा पॉइंट, जो मैक्सिमम स्टूडेंट जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, एंथ्यूज एडवांस, एंथ्यूज में पढ़ाता था अचीवर प्लस, ये बिल्कुल एक पेट लाइन है, बच्चे लेके आते थे कि सर आज ये थोड़ा सा मॉलिक्यूलरिटी वाला टॉपिक देखा तो एक डाउट आ रही, ये वाला जरा लाइन आप देख लीजिए जिसपे मार्क लगा हुआ है। देखिए, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप, ये एनसीईआरटी ने सही लिखा, यहाँ तक एनसीईआरटी ने गलत नहीं लिखा। एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, बस यहीं पे गलत। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। आप समझ रहे हैं बात किसकी चल रही? कॉम्प्लेक्स की। और आप ही, मतलब एनसीईआरटी वालों से ही मैं पूछ रहा हूं भाई, आप ही ऊपर लिखते हो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग, और थर्ड पॉइंट में आप बोल देते हो कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो कैसे होगा ये ओवरऑल रिएक्शन के लिए सेम? नॉट ऑलवेज ट्रू। तो ये लाइन मैंने अपनी तरफ से लिखी, नॉट ऑलवेज ट्रू। 2 एग्जांपल देके बता रहा हूं बेटा, कहीं ये एग्जांपल इस तरीके से कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा
ये एलन की ही एक फैसिलिटी है कि वो डाउट बता देता है। हमें पता है इतने समय के बाद कहाँ डाउट आता। विद एग्जांपल ले रहा हूँ, जरा केस 1 देखिए, आज की पढ़ाई के रिवीजन के टॉपिक है। जरा देखिए केस 1, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन 2NO2 प्लस F2 कन्वर्टेड इनटू, ये था आज ही क्वेश्चन देखा था। अब ये मैकेनिज्म दी थी, ये स्लो स्टेप था। स्लो स्टेप से आपने R बराबर क्या लिखा था, K इंटू NO2 इंटू F2। आज बताइए रिवाइज कराया था, ऑर्डर कितना आया था, 1 + 1 2। बिल्कुल सही है, ये स्टेप 1 हो गया। अब जरा मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप बताओ कितना होगा, 2। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 2 है, गलत है। मैं कहूंगा इस स्टेप 1 की मॉलिक्युलरिटी 2 है। क्या सर हम फर्स्ट स्टेप की भी मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं? बिल्कुल, आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं। टर्म ध्यान सुनना, आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं, हर स्टेप की। जैसे ये स्टेप 1 है, इसकी मॉलिक्युलरिटी 2, स्टेप 2 की मॉलिक्युलरिटी 2। हमने R बराबर के NO2 इंटू F2 लिखा, ऑर्डर आ गया 2, मॉलिक्युलरिटी कितनी आ गई, 2। तो आपके सामने था मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। इसका मतलब 2 और 2 आ गया, ठीक था। कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस है, शब्द सुनिएगा कि जो ऑर्डर है ओवरऑल रिएक्शन का वही स्लो स्टेप की मॉलिक्युलरिटी है। कोइंसिडेंस इसलिए बोला, नॉट ऑलवेज ट्रू। अब जरा देखो अगला एग्जांपल, ये भी आज क्लास में किया था, जरा देखो बेटा। यही खास बात है टीचर की, जिसको कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। वो आपको उस चीज को एक्सप्लेन करता है कि देखो कैसे। उन्होंने तो लाइन लिख के छोड़ दी एनसीईआरटी ने, अब दिमाग में डाउट लिए घूमता बच्चा। अब देखिए दूसरा केस 2, केस 2 देखिए, केस 2 ये क्वेश्चन था, आज ही रिवाइज कराया, पिछले टर्म पे कराया था। अब जरा देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जरा देखो आपने प्रॉपर मेथड से सॉल्व किया था, क्योंकि अब दोबारा तो इस पे 5 मिनट खर्च नहीं कर सकते। आज ही एक्सप्लेन किया और पिछले टर्म पे भी कराया था। ये आया था, वी गेट R इक्वल टू K P2 की पावर हाफ Q2 की पावर 1, ये आया था। तो हाफ प्लस 1 कितना आ गया, 3/2। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना था, 3/2। आज स्टार्टिंग इसी क्वेश्चन से करी थी रिवीजन में, तो ठीक है। अब जरा मैं गया, आपने पूछा सर स्टेप 1 की मॉलिक्युलरिटी बताओ। स्टेप 1 की मॉलिक्युलरिटी 1, जरा देख लो P2। सर आपने कहा स्टेप 2 की मॉलिक्युलरिटी 1 + 1 2। सर थर्ड स्टेप की मॉलिक्युलरिटी 1 + 1 2। क्या सर हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 की मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं? बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं। क्या सर स्टेप 3 की मॉलिक्युलरिटी 2 बोल सकते हैं? बिल्कुल, भले वो फास्ट है। मॉलिक्युलरिटी का फास्ट स्लो से कोई लेना देना नहीं, समझ रहे हैं? हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं। ऑर्डर के लिए हम स्लो स्टेप लेते हैं। अब जरा देखो स्लो स्टेप से आपने ऑर्डर निकाला तो सॉल्व करके 3/2 आया था। अब जरा देखो स्लो स्टेप की मॉलिक्युलरिटी कितनी आई, 2। अब क्योंकि एनसीईआरटी ऐसे क्वेश्चन कवर नहीं करता, इसलिए उन्होंने ये लाइन लिख दी। लेकिन आज जाके एक्सरसाइज 2 में देखना, अभी 2 साल पहले नीट ने क्वेश्चन पूछा है, तो कैसे पूछा, यही जो सेम आपके सामने लिखा है, P2 + Q2, ये नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है 2 साल पहले। बस A2 + B2 कन्वर्टेड इनटू 2A भी कोई लिख देगा, X2 + Y2 ऐसे लिख देगा। अब बताइए ऑर्डर 3/2, मॉलिक्युलरिटी कितनी आई, 2। क्योंकि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर अब सेम नहीं आ रहे हैं। और उन्होंने क्या लिख दिया था, जरा देख लीजिए, मैं उनकी लाइन फिर दिखा देता हूँ। ये थी लाइन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। सही था, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, नॉट ऑलवेज ट्रू। तो इस तरीके से ये पॉइंट अब आज के बाद आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये मॉलिक्युलरिटी की बात हुई, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी एक बार जल्दी से देखें, फिर मैं आगे बढ़ूं। मॉलिक्युलरिटी सिर्फ काम भर का पढ़ना है कि बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए लिखने को आ जाए तो एक एग्जांपल के साथ लिख देंगे, या बोर्ड एग्जाम में डिफरेंस लिखने को आ जाए, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी का डिफरेंस बताओ तब लिख देंगे, या कोई जो क्वेश्चन आ जाता है थियोरेटिकल नीट में तो उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। अब जरा देखो मॉलिक्युलरिटी क्या है, टोटल मॉलिक्यूल जो कोलाइड करते हैं उस दौरान रिएक्शन में, उनको हम मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। बट वो रिएक्शन एलिमेंट्री होनी चाहिए, मतलब सिंगल स्टेप होनी चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, इसी वजह से मॉलिक्युलरिटी बहुत फेमस नहीं हो पाया। ये कुछ एग्जांपल लिए थे, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल थे तो ये हो गया, 2 मॉलिक्यूल कोलाइड किए तो मॉलिक्युलरिटी 2 हो गई, उनको बाई मॉलिक्यूलर बोला। जहां 3 मॉलिक्यूल कोलाइड किए, 3, तो उसकी मॉलिक्युलरिटी 3 हो गई। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल हो सकता है बहुत रेयर केस में कोलाइड करते हो, लेकिन उनसे प्रोडक्ट नहीं बनता। जिनसे प्रोडक्ट बनता है उन्हीं को ही हम इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। मॉलिक्युलरिटी कैसा है, थियोरेटिकल है। ऑर्डर कैसा है, एक्सपेरिमेंटल है। क्या ऑर्डर 0 हो सकता है? हाँ। क्या मॉलिक्युलरिटी 0 हो सकती है? नहीं।
क्या ऑर्डर 0 हो सकता है? हाँ। मॉलिक्युलरिटी 0 हो सकती है? नहीं। क्या ऑर्डर 3/2 हो सकता है? फ्रैक्शनल हो सकता है? बिल्कुल। क्या मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शनल हो सकती है? नहीं। मॉलिक्यूल कभी फ्रैक्शन में कोलाइड नहीं करेंगे। ए जब भी करेगा, देखिए स्क्रीन पर, ए जब भी करेगा तो पूरा 1A करेगा, बी जब भी करेगा पूरा, ऐसा नहीं होता हाफ भी करे। लिखने को आप लिख देते हैं कई बार केमिस्ट्री में, लेकिन मॉलिक्यूल पूरा होगा। तो मॉलिक्युलरिटी कभी 0 नहीं होती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, हमेशा 1 2 3 और मैक्सिमम वैल्यू आज तक 3 मिली। ये वो वाले पॉइंट थे जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए। ठीक। इसके बाद ये एनसीईआरटी की लाइन, बेटा आप जब पढ़ोगे और दूसरे अपने साथियों के साथ चर्चा करोगे तब आप वर्ष समझोगे कि अमित शुक्ला सर ने आपको क्या चीज समझाई है। और आप जब उनको लॉजिकली ये समझाओगे तो वो आपके फैन बन जाएंगे, हाँ यार कैसे ये बात थी, वरना डाउट लिया आप घूमते रहते। ठीक है, ये वाली चीज इस पेज को बहुत ध्यान से रखना, मैंने इसीलिए सब कंपाइल करके यहाँ पे आपको बताया। अब चलिए अगली चीज शुरू कर रहे हैं। आप समझिएगा कि आज जो भी आपको होमवर्क मिलेगा वो मैक्सिमम पिछले टर्म का होगा। अब जो चीज स्टार्ट कर रहा हूँ इसकी फाउंडेशन रख रहा हूँ, जिसका अगले टर्म पर न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे, स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। अब बेटा आप समझिए, न्यूमेरिकल वाला सेक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जीरो ऑर्डर, बताओ ऑर्डर का सिग्निफिकेंस। 3 टर्म पहले जब आपसे मुलाकात हुई हमारी तो क्या बोला था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 31 मई को पढ़ाया था। तो आपने कहा था कि सर ऑर्डर का सिग्निफिकेंस बताओ। तो मैंने 10 बार बोला था ऑर्डर हमें डिपेंडेंसी बताता है। किस पर? कंसंट्रेशन पर। रेट ऑफ रिएक्शन पर की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी बताता है। यदि रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही तो ऑर्डर क्या होगी? 0। तो जरा देखिए, रिएक्शन इन विच रेट रिमेन्स इंडिपेंडेंट of the concentration, independent of the concentration of reactant are said to be zero order reaction। क्या सर ऐसा होता है? तो मैं कहूंगा बेटा बहुत रेयर होता है, क्योंकि ऐसा, अच्छा आप खुद प्रैक्टिकली सोचो कि यार कंसंट्रेशन बदल भी दें और मतलब रेट पे कोई फर्क नहीं पड़े, ऐसा बहुत रेयर होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये देख लें, फॉर जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट आर बराबर के, क्योंकि भाई इधर तो कोई होगा नहीं, और के सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कैटालिस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये लाइन समझिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, दे अकर अंडर स्पेशल कंडीशन। जीरो ऑर्डर कराना इतना आसान नहीं है। H2 प्लस Cl2 कन्वर्टेड इनटू 2HCl, एरो पे क्या लिखा? H-, तो ये क्या हुआ? फोटोकेमिकल रिएक्शन। इस तरीके का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। तो फोटो केमिकल रिएक्शन पहचानने का तरीका है कि एरो पे क्या लिखा होगा? H-। तो बेटा जितनी रिएक्शंस पे H- लिखा हुआ आपको मिल जाए तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है। जितनी रिएक्शंस पर H- लिखा हुआ मिल जाए वो सब जीरो ऑर्डर है, क्योंकि वो फोटो केमिकल है। तो यहाँ से इस पॉइंट एग्जाम्पल से क्या सीखा कि बाई चांस, वैसे तो बहुत रेयर है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन पूछा जाए, परंतु फिर भी यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन यदि लिख के आ जाता है तो आप कहेंगे जीरो ऑर्डर है। ये एग्जांपल ऐसे रटने नहीं है आपको, बस एक बार पढ़ लेंगे आपको ध्यान में आ जाएगा। हाई प्रेशर पर किसी गैस का मेटेलिक सरफेस पे डिकम्पोजिशन, जैसे देखो अमोनिया, प्लेटिनम था, हाई प्रेशर पे डिकम्पोज कराया, किस ऑर्डर का? जीरो ऑर्डर। तो स्पेशल कंडीशन जो आपको बोला था ना, स्पेशल कंडीशन, तो ये है वो स्पेशल कंडीशन, ये है वो स्पेशल कंडीशन। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, तो गोल्ड भी क्या हो गया? मेटल सरफेस। एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस एट हाई प्रेशर, बेटा इस पर मैं स्टार लगा रहा हूं। यदि एग्जाम्पल कोई AR बनेगा, ध्यान सुनना इस लाइन को, यदि कोई AR बनेगा तो इस लाइन पे बनेगा। और हर बच्चे को एडवाइस है, जो भी पढ़ाया जा रहा है बेटा आप समझिए, यदि 1 आवर की क्लास है तो इसके हाफ आवर जो हमारे बच रहे हैं, यदि हम ऑफलाइन क्लासेस में होते तो 1.5 आवर क्लास होती। नोट्स जरूर बनाते चलेंगे। सॉफ्ट कॉपी ठीक है, अभी कोविड की ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन नोट्स जरूर बनाएंगे, जिससे आगे जब आप रिवीजन करेंगे तो बार बार आपको मोबाइल या लैपटॉप नहीं खोलना पड़ेगा, लिखा हुआ रहेगा। तो बेटा प्लीज नोट्स बनाते चलना। क्वेश्चंस कहाँ तक आएंगे टेस्ट में, सब नेक्स्ट वीक बता दूंगा। ये एग्जांपल जरा समझना, एट हाई प्रेशर एडजॉर्प्शन। बेटा एक चैप्टर पढ़ाऊंगा सरफेस केमिस्ट्री, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा सरफेस केमिस्ट्री आगे।
सिर्फ आप अभी समझ लीजिए कि वो फिनोमिना जो सरफेस पर होता है उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। वो फिनोमिना जो सरफेस पर होता है उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। आपने मिट्टी पे पानी डाला, पानी अंदर चला गया, वो है एब्जॉर्प्शन। और मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, एडजॉर्प्शन, मतलब सरफेस फिनोमिना। बस इतना आप समझ लो, एडजॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमिना। अब जरा देखो डायग्राम बना, इस डायग्राम को जरा सा देखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या सर ये नॉर्मल कंडीशन पे भी जीरो ऑर्डर होगा? नहीं। आप कंडीशन देख लो, हाई प्रेशर। क्या सर किसी गैस का एडजॉर्प्शन मेटल सरफेस पर नॉर्मल प्रेशर पे भी जीरो ऑर्डर होगा? नहीं। सर कैसे आप कह सकते हो? क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। यदि हाई प्रेशर पे जीरो है तो लो प्रेशर पे भी जीरो हो, ये जरूरी नहीं है। तो सर ऑर्डर क्या होगा वो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में आएगा, तब वहां बताएंगे आपको। अब आप समझो, ये है एक सरफेस, ठीक है, और यहां पर ये गैस मॉलिक्यूल्स है, ये गैस मॉलिक्यूल्स है। जरा से एग्जांपल को समझना, ये गैस मॉलिक्यूल है, ये मेटल सरफेस है। एआर आएगा, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आप सोचोगे ऑब्जेक्टिव में बिकॉज करके नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते हैं, आया हुआ जेई मेंस का। अपने भी जब आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा नीट के अंदर भी। अब आप सोचो कि एक मेटल थी, सपोज प्लेटिनम थी या गोल्ड थी, आपने किसी गैस को एड्सॉर्ब कराया। एड्सॉर्प्शन कैसा फिनोमेना है? सरफेस। और एक टर्म मिलता जुलता होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना होता है। मैं अभी एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसकी? एडजॉर्प्शन की, जो सरफेस पे होगा, ठीक है। अब बताओ, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते जाएं, देखना स्क्रीन पे, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा। तो ये देखिए, मैंने इसीलिए कुछ जगह खाली छोड़ रखी थी। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाता गया तो ये जो गैस मॉलिक्यूल थे ये धीरे धीरे इस खाली जगह पे आते जाएंगे। जरा समझते जाओ और ब्रेन को समझाते जाओ। ये जो खाली जगह मैंने छोड़ी थी जानबूझ के, बताओ ये जो बाहर गैस मॉलिक्यूल हैं ये प्रेशर की वजह से इन खाली जगह पे आएंगे? जरा देखिए, अब जरा देख लीजिए। अब जो कुछ जगह खाली थी सब भर गई, भर गई, पूरी की पूरी सरफेस क्या हो गई? सैचुरेट। तो ये कब हुआ? एट हाई प्रेशर। क्या आ गया? सैचुरेशन। एट हाई प्रेशर बेटा आ गया सैचुरेशन। तो जरा बताओ, अब इसके बाद कितनी भी गैस मॉलिक्यूल आ जाएं, क्या यहाँ पर फर्दर एड्सॉर्प्शन होगा? बताओ बेटा, अपने दिमाग को बोलो, क्या एड्सॉर्प्शन होगा? आप कहेंगे सर शुरू में तो हो रहा था, लेकिन जब ये सरफेस सैचुरेट हो जाएगी तो एड्सॉर्प्शन बंद हो जाएगा। और जब एड्सॉर्प्शन बंद हो जाएगा तो कितना भी आप फिर अब कंसंट्रेशन चेंज कर दो, मॉलिक्यूल जो बचे हुए पड़े हैं वो फर्दर एड्सॉर्ब नहीं होंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अंडर हाई प्रेशर जो एड्सॉर्प्शन है, अब वो इसके कंसंट्रेशन से, गैस के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो गया। और गैस के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब वो क्या हो गया? जीरो ऑर्डर। तो एक बार चलो जरा जीरो ऑर्डर के बारे में रिपीट कर रहा हूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिनमें जो रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब आर सिर्फ रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। रेट कांस्टेंट यदि कैटालिस्ट से चेंज होगा तो आर भी चेंज हो जाएगा, ठीक। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन, इतनी आसान नहीं होता, ये कुछ स्पेशल कंडीशन में है। जैसे पहला क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। दूसरा क्या है? अंडर हाई प्रेशर किसी मेटल का डिकम्पोज हो जाना। अंडर हाई प्रेशर किसी गैस का डिकम्पोज हो जाना। सर हाई प्रेशर बोलना जरूरी है? बिल्कुल। लो प्रेशर पे क्या सर जीरो ऑर्डर होगा? नहीं। लो प्रेशर पे क्या सर ये जीरो ऑर्डर होगा? नहीं, लो प्रेशर पे ये जीरो ऑर्डर नहीं होगा, इतना बोल सकता हूँ। हाई प्रेशर पे क्या सर ये जीरो ऑर्डर होगा? बिल्कुल। सर यदि रीजन आ जाए, पूछा जाए क्यों होगा, तो आपका जवाब होगा कि अंडर हाई प्रेशर, सेंटेंस सुन लीजिए, अंडर हाई प्रेशर सरफेस, मेटल सरफेस इज सैचुरेटेड विद गैस मॉलिक्यूल्स। अब फर्दर कितना भी कंसंट्रेशन आप गैस मॉलिक्यूल का बदल दीजिए, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सरफेस क्या हो गई? सैचुरेट हो गई। लेकिन किस कंडीशन पे? हाई प्रेशर पे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पूरी बात समझी। तो जरा एक बार फिर से यहाँ से मॉलिकुलरिटी से ले लूं और ओजोन के क्वेश्चन से। ओजोन का क्वेश्चन पूरा हुआ। इसमें आपने देखा किस तरीके से प्रोडक्ट भी पहली बार आया। ये क्वेश्चन आपको दोबारा अटेम्प्ट करने के लिए दूंगा। मॉलिकुलरिटी में आपने क्या देखा कि जितने मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं वो मॉलिकुलरिटी का हिस्सा हैं, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए वैलिड होने की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई, ठीक।
इसके बाद मॉलिक्यूलरिटी सिंपल रिएक्शन के लिए डिफाइन होती, कॉम्प्लेक्स के लिए डिफाइन नहीं होती। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी हम बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी में जो आपको डाउट आती थी वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दी विद एग्जाम्पल। और एनसीईआरटी अभी इस चैप्टर की नहीं पढ़नी है, जो क्वेश्चन करने होंगे मैं बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं कुछ करना है, ठीक है। इसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे आते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर आते हैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर यदि हम आए तो यहां पर आप बताइएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोल रहा हूं, इसके एग्जाम्पल, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल चला देखिए। और क्या ध्यान रखना है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। सर हम कैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन को पहचानने का तरीका जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की कंडीशन। क्या सर यही सेम रिएक्शन हम लैब में कराएं, जीरो ऑर्डर होगी? नहीं, जो ये पहली वाली रिएक्शन इस समय आपको मैं बता रहा हूं, ये आप लैब में कराओ, अभी हीट कर दो, यही सेम रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होगी, क्योंकि आपने कंडीशन बदल दी। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन बदल दोगे, ऑर्डर बदल जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन के लिए बोल रहा हूँ, जब एरो पे HNU लिखा हो तो वो रिएक्शन क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। और अंडर हाई प्रेशर यदि हम करा रहे हैं किसी मेटल का एडजॉर्प्शन, क्या करा रहे हैं? एडजॉर्प्शन, तो वो क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जीरो ऑर्डर की यदि आप एग्जांपल्स पूछेंगे तो बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं है, बहुत लिमिटेड एग्जांपल हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी का एक बार आप पॉइंट देख लीजिए। यदि हम एनसीईआरटी का पॉइंट, थर्ड पॉइंट यदि देख लें तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। क्यों नहीं ट्रू है? विद एग्जांपल आपके सामने क्लियर है। क्या सर मॉलिक्यूलरिटी एग्जाम में आ सकता है? बिल्कुल। लास्ट 10 ईयर में नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। क्या सर हम मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप की बता सकते हैं? बिल्कुल, मॉलिक्यूलरिटी हम हर स्टेप की बता सकते हैं, कॉम्प्लेक्स की भी और सिंपल की भी, ठीक है। इसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में फोटोकेमिकल वाला एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, और लास्ट वाला हाई प्रेशर पे, ठीक है। और कुछ कहीं आपको नहीं पढ़ना। मॉलिक्यूलरिटी सिंपल मैक्सिमम 3 आज तक मिली है, क्योंकि इसमें हमने कहा ज्यादा उसमें नहीं। अब मॉलिक्यूलरिटी पर कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, क्या क्वेश्चंस होंगे, वो आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा। अब आप देखिए, मैं आपके साथ जरा होमवर्क यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। होमवर्क देखिए बिल्कुल साफ साफ है, री अटेम्प्ट करने हैं वो जितने भी क्वेश्चन थे, 32, 33, 38, ये जो चीजें, क्वेश्चन 24, ये सब देखिए, आप देख रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, तो इसका मतलब सिर्फ नया क्वेश्चन क्या है? 24। तो आप समझ गए होगे कि मॉलिक्यूलरिटी पढ़ाया और सर ने एक्सरसाइज 1 में सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि होता तो बहुत सारे क्वेश्चन होते, ठीक है। तो चलिए बेटा, यहां तक की बात हुई। नेक्स्ट टर्म कोई भी मिस नहीं करेगा। आज होमवर्क ना के बराबर है। होमवर्क क्या है? होमवर्क है वो जो अभी तक आपको मैंने और जो 1-2 टर्म का पहले आपने पढ़ा था, कंप्लीट कर लीजिए। इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टेस्ट की प्रिपरेशन की नहीं हो सकती। आज सिर्फ एक नया क्वेश्चन मिला है, बाकी सब री अटेम्प्ट करने के लिए मैंने बोले हैं। अच्छे से इन चीजों को पढ़िए। मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल इससे स्लो स्पीड हो नहीं सकती। आते रिवीजन कराता हूँ। देखिए ये पूरा मॉलिक्यूलरिटी पढ़ाने से पहले आप देखिए, ओजोन का क्वेश्चन पूरा आपको समझाया। ओजोन के क्वेश्चन से पहले कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पूरा रिवीजन कराया। अब यदि इतनी स्लो स्पीड के बाद भी आपका दिमाग भटकता है तो उसका फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। टेस्ट आपका 13 जून को आपका टेस्ट है -2, ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी आज तक 3 मिली। सर मॉलिक्यूलरिटी पर रिसर्च क्यों नहीं ज्यादा हुई? मॉलिक्यूलरिटी पर रिसर्च इसलिए ज्यादा नहीं हुई क्योंकि वो एलिमेंट्री रिएक्शंस पे वैलिड है। आप अच्छा खुद बताओ, आप जनरली इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे? आपका इंटरेस्ट कहाँ होगा? जहां पे कुछ आउटपुट आए। अब मॉलिक्यूलरिटी ने पहले ही ड्रॉबैक बता दिया कि हम एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, और आजकल जितनी भी रिएक्शन होती है, आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, ज्यादातर की मैकेनिज्म होती है, तो मैक्सिमम रिएक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी में जितना मैंने हैंड आउट में, आज ये पीडीएफ फाइल आपके पास आएगी, वही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखना है, कहीं इधर उधर अभी बाहर नहीं जाना है। आपके लिए सब हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, एक एक पॉइंट इतना समझा रहे हैं, स्लाइड पूरी बना रहे हैं, बाहर कहीं नहीं टहलना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
कोविड की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जो हम बेस्ट दे सकते हैं, हम बेस्ट से बेस्ट आपको देंगे। बिल्कुल बढ़िया। आप देखिए ना, आपका लिखने का टाइम बच रहा है, अब जब टाइम आगे मिले इन चीजों को नोट्स बनाइएगा। चलिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, मेहनत करिए, मेहनत से ही सफलता हाथ लगेगी। और बोर्ड एग्जाम आपका नेक्स्ट ईयर होगा, ध्यान रखना। खुश मत हो रहे हो ना कि इस साल हमारे सीनियर्स का नहीं हुआ तो हमारा नहीं होगा। दिसंबर तक सबके लग जाएगा वैक्सीन। तो अच्छे से पढ़ना, मुस्कुराते रहना, प्रसन्न रहना, घर में कुछ भी सिचुएशन हो प्रसन्न रहिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा।